गांव पर चर्चा में एक बार पुनः मेरे साथ आपका स्वागत है। गांव पर चर्चा का एक मूल प्रश्न जो खड़ा हुआ वो इस प्रश्न के आधार पर खड़ा हुआ कि गांव के अंदर चर्चा के माध्यम से जन जागरूकता के अभियान को जागृत रख करके नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य से पता करवाना, आभास करवाना कि आप जानिए कि आखिरकार एक गांव कैसे विकसित नहीं हो पाया। गांव के अंदर की जनता के मन में द्वेष और ईर्ष्या की भावना को भरने का काम जिन लोगों के द्वारा किया गया, उनको भी पहचानने का काम गांव का युवा करे और गांव की जनता करे, गांव के बड़े बुजुर्ग करे, गांव की महिलाएं करें। ग्राम स्तर पर महिलाओं की अपनी क्या स्थिति है वह भी देखने, सुनने और महसूस करने योग्य है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पंचायत चुनाव पर एक बड़ा सुधार कार्यक्रम लेकर के आने जा रही है, जिस पर चर्चा करना भी अत्यंत आवश्यक है। और गांव की जनता को महसूस होना चाहिए कि पंचायत चुनाव के जरिए जिस प्रकार की ईर्ष्या और नफरत भरने का काम किया गया, लगातार एक ग्राम प्रधान बनने के लिए भी लोगों ने गांव की समरसता को खा जाने का काम किया। अपनी अपनी चुनावी जीत के लिए ईर्ष्या और द्वेष की भावना को भर करके गांव के माहौल को खराब करने का काम किया। अगर हम गांव की जमीन पर रहकर के चर्चा नहीं करेंगे, गांव की जनता के बीच चर्चा नहीं करेंगे, तो यह तय है कि जो राष्ट्र के अंदर आपको विघ्न और बाधाएं और षड्यंत्र नजर आते हैं, वह षड्यंत्र गांव के अंदर के षड्यंत्र से आप कभी रूबरू ही नहीं हो पाएंगे। ये बहुत चिंतनीय विषय है। और जो पंचायत चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार सुधार कार्यक्रम योजना लाने जा रही है, पंचायत चुनाव पर सुधार के लिए जो बात कर रही है वह कितना आवश्यक है, इस पर भी एक गंभीर विश्लेषण होना नितांत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए 2 बच्चों के कानून को लागू करने का जो प्रयास किया है, उसका स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए गांव की जनता के द्वारा, प्रदेश की जनता के द्वारा और राष्ट्र की जनता के द्वारा। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की एक ऐसी समस्या है। जनसंख्या विस्फोट की वजह से साधन और संसाधन के बीच जो असंतुलन प्राप्त हुआ है, उसकी वजह से ही गांव का युवा बेरोजगार रहता है। गांव के युवाओं के पास रोजगार नहीं होने की वजह से उनका चिंतन भटक जाता है। और जब गांव के युवाओं का चिंतन भटक जाएगा, उनके मन और मस्तिष्क में देश समाज के प्रति कोई एक सोच भी, आप समझिए कि युवा ऊर्जा का सदुपयोग एक राष्ट्र के अंदर कैसे हो सकेगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री लगातार यह कहते हैं कि भारत युवाओं का राष्ट्र है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि गांव के युवाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, गांव के युवाओं का चिंतन क्या है। क्या राष्ट्र के अंदर ऐसा कोई चिंतन हो पा रहा है? क्या गांव के बुजुर्ग इन युवाओं के अच्छे रोजगार, साधन संसाधन और उज्जवल भविष्य के लिए सोचने पा रहे हैं? क्या एक ग्राम प्रधान ने गांव के अंदर वास्तव में नेतृत्व किया है? यह एक मूल प्रश्न खड़ा है। और मैंने एक चिंतन जो किया, मुझे लगा कि गांव का किसान अपने खेतों पर उपयुक्त समय देता है और वो एक अच्छी फसल के लिए लगातार प्रयास करता है कि उसके खेत की एक फसल अच्छी हो। लेकिन गांव के किसान से कहना यही है कि गांव का जो नेतृत्व है उसकी फसल कैसे अच्छी होगी। गांव के किसान को नेतृत्व की फसल तैयार करने के लिए सोचना होगा। जब प्रत्येक गांव के अंदर एक अच्छी फसल तैयार हो जाएगी, तो आप सोचिए जरा सा कि जब देश और प्रदेश के अंदर कोई नेतृत्व करता गांव से निकल करके जाएगा, तो राष्ट्र का नेतृत्व कितना अच्छा होगा। जबकि आप देख रहे हैं लगातार कि राष्ट्र और प्रदेश के अंदर एक ऐसे नेतृत्वकर्ताओं का जन्म हो चुका है जिन्होंने षड्यंत्र के द्वारा धर्म और जाति के द्वेष को उत्पन्न करके लगातार ऐसे प्रयास किए हैं कि जातिवाद के कारण से चुनाव जीतते रहे हैं और जातिगत षड्यंत्र को फैला करके भारत की मूल आत्मा को नष्ट करने का काम किया है। महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी के काल में, गुलामी काल में आजादी लाने तक एक लंबा संघर्ष किया, क्रांतिकारियों ने एक लंबा संघर्ष किया। उन्होंने प्रयास इसलिए किया था
कि एक समरस राष्ट्र होगा, एक आजाद राष्ट्र होगा। लेकिन जो मैंने पिछले दिनों पत्रकारिता और साहित्य के चर्चा के विषय पर कहा था कि जो हमारी राष्ट्रीय चेतना थी पत्रकारिता की और साहित्य के क्षेत्र की, वो आजादी के काल के बाद जाति चेतना में तब्दील हो गई। और जब जातिगत चेतना में वो तब्दील हो गई तो हुआ क्या कि राष्ट्र को जातिवाद के आधार पर बांट करके, जातिगत षड्यंत्र रच करके राष्ट्र के युवाओं की आत्मा को मारने का काम किया गया, प्रतिभाओं को मार देने का काम किया गया। क्योंकि अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के हत्या का जो प्रकरण आपको दिख रहा है, तो उस पर अवसाद एक बड़ा शब्द आया है। क्या अवसाद गांव के युवाओं में नहीं है? क्या गांव के नेतृत्वकर्ताओं ने कभी भी इस अवसाद को समाप्त करने का काम किया? क्या गांव के किसी प्रधान ने नेतृत्व की वो फसल तैयार की जिससे लगातार ऐसा प्रयास हो सकता कि गांव के युवाओं को गांव के अंदर कुटीर उद्योग के माध्यम से, सूक्ष्म लघु उद्योग के माध्यम से आसपास ही कहीं रोजगार मिल सकता? क्योंकि आप देख रहे हैं कि गांव के युवाओं ने सबसे अधिक पलायन किया है। महानगरों में निकल करके युवाओं ने रोजगार प्राप्त करने की जो कोशिश की है और महिलाओं के अंदर जो घूंघट काटने की एक प्रथा, ये सब कुछ चिंतन का विषय है और चिंतनीय तथ्य हैं। इसलिए जब उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव में सुधार कार्यक्रम लाने को जा रही है तो हमको यह प्रतीत हुआ कि इस पंचायत चुनाव के सुधार के कार्यक्रम का स्वागत किया जाना चाहिए। प्रदेश के युवाओं के द्वारा, प्रदेश की जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा ये प्रयास बहुत अच्छा है कि जनसंख्या का नियंत्रण भी होगा और 2 बच्चों के कानून आने से जो एक भीड़ चुनाव लड़ा करती थी, जिस भीड़ के पास नेतृत्व की कोई सोच नहीं होती है, जिन्होंने कभी नेतृत्व को महसूस ही नहीं किया कि नेतृत्व आखिर होता क्या है, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक जातिगत आधार पर चुनाव जीतना आया, तो अगर ये सुधार कार्यक्रम योजना लागू हो जाती है तो मेरा यह मानना है कि वो भीड़ छट जाएगी। क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 27 लाख लोग चुनाव लड़ते हैं। 27 लाख लोग जब एक चुनाव लड़ते हैं, वो मतदाता सूची का वो जो मतपत्र होता है उसकी संख्या तो बढ़ जाती है। वो एक एक गांव में 25-30 प्रधान, एक एक जिला पंचायत के चुनाव में 40-40 प्रत्याशी, लगातार एक भीड़ का जन्म तो हो जाता है। लेकिन चिंतन की बात यह है कि क्या नेतृत्व की परिभाषा का भी तनिक भी आभास उनको है? कोई भी व्यक्ति आकर के प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए वो खड़ा हो जाता है, उसको लगता है, वो दावा ठोकने लगता है कि मैं प्रधान बनने योग्य हूं, लेकिन वास्तव में अगर उसके जिंदगी का विश्लेषण कर दिया जाए तो उसको एक एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता है। एक छोटा सा प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कह दिया जाए एक ग्राम प्रधान को, तो हकीकत में वो एक छोटा सा प्रार्थना पत्र लिखने में भी सक्षम नहीं होता है। लेकिन गांव की प्रधानी पर दावेदारी ठोकने वाले लोग, जिनको एक छोटा सा प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है, तो सोचिए जरा सा इस भीड़ को छांटना कितना आवश्यक है। क्योंकि अगर गांव से नेतृत्व अच्छा होगा तभी आप देश और प्रदेश के अंदर एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को प्राप्त कर सकते हैं। 135 करोड़ भारतीयों में अगर एक अच्छा बोलने वाला भारत का प्रधानमंत्री एक नरेंद्र मोदी होता है तो चिंतन की बात है कि 135 करोड़ की जनसंख्या में एक धारा प्रवाह व्यक्तित्व कैसे मिलता है। में सोचने की बात है, ये चिंतन करने योग्य बात है। इसलिए हमने गांव पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया और लगातार मैंने अपने गांव को, चूंकि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां हमारा जन्म हुआ हो, ये मेरी जन्मभूमि है, यही हमारा जन्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों अपने गांव से ही गांव पर चर्चा की शुरुआत किया जानी चाहिए। ग्राम नौनार को प्रदेश और राष्ट्र के स्थान पर परिचित कैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मेरा अपना गाँव है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे गाँव का नाम देश और प्रदेश के स्तर पर जाना चाहिए, जो नाम कहीं न कहीं गुमशुदा रहा अभी तक। और मुझे गर्व हुआ कि जब मैंने गांव के बारे में लिखा तो सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका तक भी गांव की समस्या को प्रसारित करने का काम किया गया। और मैं तमाम संस्थाओं के माध्यम से गांव के अंदर गांव की जनता में सोच विकसित करने के लिए, काम करने के लिए तमाम संस्थाओं को भी इस गांव में आमंत्रित करने का काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि संस्थाएं आए और गांव के अंदर लोगों की सोच को विकसित करने का काम करें, ताकि वो सिर्फ एक ऐसा मतदाता बन करके न रह जाए जो जाति के आधार पर, जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना के आधार पर मतदान करके वापस 5 साल के लिए बैठ जाता है घरों के अंदर और 5 साल तक वो प्रधान अपनी मनमर्जियां करके काम करता है और गांव का विकास वास्तव में मूलतः होता नहीं है। लोगों को ऐसा प्रतीत होता है लगातार कि सड़क बना देना, बिजली पानी की व्यवस्था कर देना मात्र एक विकास है, तो भौतिक विकास के बावजूद भी गांव में मानसिक विकास की चेतना को विकसित करना भी एक नेतृत्व की कला है। उस नेतृत्व की कला को गांव के बुजुर्गों को, गांव की जनता को, गांव के युवाओं को पहचानना होगा। और यही हमारा मकसद है गांव पर चर्चा के माध्यम से, कि लगातार अभी हमने इसकी शुरुआत की है, हमने 1-2 चरण में इसको लिखा है और 1-2 चरण में हमने यहाँ बोलने का काम किया है। इन भविष्य में हम लगातार कुछ संस्थाओं के माध्यम से,
गांव की जनता को बीच में बिठा करके और गांव की जनता की मंशा से गांव का विकास होना चाहिए। गांव की जनता भी तो बताए कि आखिरकार गांव में विकास का मूलतः मुद्दा क्या है। मैं लगातार देख रहा हूं कि आजादी के बाद से अगर अभी तक ग्राम नोनार की भूमि तो सिंचित है ही नहीं। 2 ट्यूबवेल की आवश्यकता, गांव के 2-3 कोने पर 2-3 ट्यूबवेल लग जाएं तो गांव की जो खेती है वो कब की सिंचित हो जाती है। लेकिन अफसोस कि यहाँ का कोई विधायक, यहाँ का कोई सांसद, और जो पूर्व में एक सांसद बने थे श्यामाचरण गुप्त, मुझे आज भी याद है, तब मेरा बचपना था, प्राथमिक विद्यालय केंद्र में वो श्यामाचरण गुप्त कह करके गए थे कि मैं 2 ट्यूबवेल लगाने का काम करूंगा। लेकिन अफसोस कि वो श्यामाचरण गुप्त जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए चुनाव पर लुटा दिए, एक गांव को चाहते तो अपने निजी मत से भी 2 ट्यूबवेल कहीं भी लगवाने का काम किया जा सकता था और जमीन और सब कुछ मिल जाता है। एक बहाने से कुछ भी नहीं होगा। तो गांव के अंदर जो विकास हुआ वो मूलतः बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का विकास है। हमें इस विकास को मानसिक आधार पर और भौतिक आधार पर बदलने का काम करना है, ताकि जो गांव की महिलाएं उनका जीवन भी स्वतंत्र हो सके। मैं देखता हूं कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो नारी सशक्तिकरण का चलाती हैं, वो दिल्ली में बैठ करके, एसी में बैठ करके नारी सशक्तिकरण की लंबी चौड़ी बातें तो करती हैं, लेकिन गांव की महिलाओं का जीवन उसी पितृसत्तात्मक सत्ता के नीचे किस प्रकार से दमनकारी जीवन है, इसको महसूस करने के लिए आपको धरातल पर आकर के काम करना होगा। और सब कुछ संभव है। देश में इतनी सारी संस्थाएं, जनपद में इतनी सारी संस्थाएं, बुंदेलखंड के अंदर इतनी सारी संस्थाएं जो विकास के नाम पर सरकार द्वारा जाने कितना धन प्राप्त करती हैं, लेकिन उस मद का सदुपयोग नहीं हुआ है। चित्रकूट के अंदर भी ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जिन्होंने पाठा के नाम पर धन को लूटा तो है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जातिवादी नेताओं के संक्रामक रोग में फंसते हुए भी, और उसके बावजूद सबसे ज्यादा अगर बुंदेलखंड को, चित्रकूट को लूटने वाली हैं तो वह संस्थाएं। और इन संस्थाओं को भी सोचने की जरूरत है कि आपने जनता के धन को जो कमाने का स्रोत बनाया है वो बहुत बुरा है, और इससे हमें आगे निकलना होगा। इस पर हमें चर्चा करनी होगी, और लगातार मैं चाहूंगा कि आप सब समर्थन करें। ज्यादा से ज्यादा ये 2 बच्चों का कानून आने से जो गांव के अंदर की भीड़ है वो छट जाएगी। एक अच्छे नेतृत्वकर्ताओं का जन्म होगा, नवीन पीढ़ी को अवसर मिलेगा। जो युवा है वो जब गांव का नेतृत्व करेगा, वो गांव के नेतृत्व में आकर के मुख्य धारा में आएगा, वो खड़ा होगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब से 5 से 10 साल 15 सालों में देश और प्रदेश का नेतृत्व बदलने का काम किया जाएगा। जैसे पंडित अनूप मिश्र जी हैं, आपने पिछले दिनों जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मुझसे एक अभिलाषा व्यक्त की थी। ऐसे युवा आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। आशीष रघुवंशी जी की सोच को मैं दाद देना चाहूंगा। आप लोहदा ग्राम के निवासी हैं, आप युवा हैं, चित्रकूट जिले के मुख्य धारा के युवा हैं, और आपने फेसबुक पर इस पंचायत चुनाव के सुधार कार्यक्रम को आने के बाद आपने लिखा कि मेरे तो 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं राष्ट्र की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए सोच एक नेतृत्व होती है। ऐसी बात नहीं होती है कि कोई अपने चुनाव लड़ने के लिए, कोई चुनाव जीतने के लिए गांव के माहौल को खराब कर दे, गांव के अंदर ईर्ष्या, द्वेष और नफरत को जन्म दे दे। ऐसे नेतृत्वकर्ता हमें समाज में नहीं चाहिए, ऐसे नेतृत्वकर्ता हमें गांव के अंदर नहीं चाहिए। तो आशीष रघुवंशी जैसे युवा जिनके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो स्वागत कर रहे हैं, तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, ऐसे युवाओं का मैं स्वागत करता हूं। ऐसी सोच नेतृत्व होती है, और हमेशा नेतृत्व को सोच से समझना होगा कि विचारों का नेतृत्व होता है। जो क्रांतिकारियों ने भारत प्रदान किया, जो हमारे अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले अहिंसावादियों ने भारत को मार्ग प्रदान किया, एक ऐसे भारत की स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें काम करना होगा। इसीलिए जो हाल ही में हमने नोनार गांव से एक चर्चा का प्रारंभ किया था, और इसके पड़ोस का गांव है बख्ता, मैं वहां भी गया, वहां भी मैंने देखा तो उस गांव में भी विकास के नाम पर सब कुछ शून्य सा नजर आया, क्योंकि वहां भी अभी तक पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए जरा सा, आजादी के समय तक अगर एक आम नागरिक को पीने का शुद्ध पानी भी न मिल पाए तो स्वास्थ्य की चिंता कहां से होगी। आज वायरस के समय हम स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक महामारी का दौर आ गया है और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वास्तव में आजादी से लेकर के अब तक भारत का नागरिक भगवान भरोसे और एक गंदा पानी पी करके अगर टीडीएस की मात्रा उन महानगरों के हिसाब से देख लें तो गांव के पानी का टीडीएस 500,000 से भी ज्यादा हो जाता है, और वो पानी पी करके गांव की जनता जिंदा रहती है। सोचिए जरा सा, ये चिंतन की बात है कि नेतृत्वकर्ताओं की सोच में आखिरकार एक शुद्ध पानी प्रदान करने की सोच भी कैसे नहीं आई है। और बीत गए आजादी के 73वां वर्ष है ये आजादी का, इन 73वें वर्ष में भी गांव में अगर पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है तो एक ग्राम प्रधान से लेकर के एक विधायक और मंत्री से लेकर के सभी के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और गांव की जनता को जागरूक करके इनकी सोच पर बात करनी होगी कि आखिरकार आपने हमें कैसा नेतृत्व प्रदान किया।
जब गांव की जनता के पास पीने का ही शुद्ध पानी नहीं है, गांव का एक बच्चा जो जन्म के साथ ही अशुद्ध पानी पीने के लिए मजबूर हो जाता है, एक माँ अपने बेटे को अशुद्ध पानी पिलाने के लिए मजबूर हो जाती है, तो ये चिंतन की बात है। हमें चिंतन इस ओर करना होगा और यही मेरी गांव पर चर्चा का एक उद्देश्य है और आप सभी ने इसको ज्वाइन किया, आप सभी तक मेरे विचार पहुंचे। इस बात के लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं और आगे हम प्रयास करेंगे। चूंकि भालेंद्रपति त्रिपाठी आप बिल्होदा गांव के हैं, भले आप इलाहाबाद में रहते हैं, लवलेश कुमार यादव जी और विकास सिंह चौहान आप अर्की गांव के हैं और चित्रकूट से ही हैं, और यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसके माध्यम से हमारी बात सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ प्रदेश के स्तरों पर नहीं, गांव के स्तर पर भी पहुंचती है। और मुझे खुशी इस बात की होती है जब निकेता श्रीवास्तव जैसी नेत्री अमेरिका में रहते हुए एक गाँव की चिंता करती हैं, और जब मैं अपने गाँव के लिए लिखता हूँ तो अमेरिका के लोगों तक पहुँचाने का भी काम करती हैं कि भारत के गाँव में ऐसी समस्या है। तो बात यही होती है कि हमारे बहुत सारे प्रवासी नागरिक हैं जो विदेशों में रहते हैं, जिन्होंने सरकार को समर्थन किया, जिन्होंने दिल्ली की सत्ता को बदलने का काम किया। ऐसे प्रवासियों के द्वारा भी ग्राम स्तर पर काम किया जा सकता है। मुझे पूर्व में सुनने को मिला था इजराइल के बहुत सारे निवेशक हैं जो गांव में सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये प्रयास फलित कैसे होगा? जब गांव का कोई नेतृत्व अच्छा होगा, जब गांव का कोई प्रधान अच्छा होगा, जब गांव के अंदर अच्छी सोच वाले लोग होंगे, वो चिंता करेंगे कि गांव के युवाओं के अंदर आखिरकार कौशल विकास का कौन सा ऐसा गुण है जो विकसित करके गांव के अंदर किसी सूक्ष्म लघु उद्योग को स्थापित करके और गांव के युवाओं को गांव के अंदर या गांव के आसपास किसी एक जगह पर 10 से 15-20 किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाए। आखिरकार वो अपनी दहलीज डाक करके 1500-1800 किलोमीटर दूर सूरत और पुणे कमाने क्यों जाए? ये चिंतन की बात है। ये चिंता करनी चाहिए थी गांव के लोगों को ही, गांव के नेतृत्वकर्ताओं को ही और जनपद के नेतृत्वकर्ताओं को ही। बुंदेलखंड में अपार धन है, बुंदेलखंड में अपार खनिज संपदा है। ये खनिज संपदा हमारे यहाँ से नोएडा तो पहुंच जाती है, लेकिन अगर बुंदेलखंड की खनिज संपदा बुंदेलखंड में ही लग जाती, बुंदेलखंड का धन बुंदेलखंड में ही लग जाता, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वास्तव में बुंदेलखंड का विकास कब का हो गया होता था, बुंदेलखंड के गांव का विकास कब का हो गया होता था। हमारा धन तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल करके नोएडा पहुंच जाता है, यहाँ से निकल करके राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है, और दोष यहाँ के माफियाओं को भी है। तो चिंतन करने योग्य है। पंकज मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं और आपने शुभकामनाएं दी हैं, तो गांव पर चर्चा के लिए मेरी भी आप सबको शुभकामनाएं। डीके मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, तो आप सचिन पांडे विक्की जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों ने जो एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, इस प्लेटफॉर्म को हमको आगे बढ़ाना है। हम इसके बाद निकलेंगे, एक बक्टा गांव है, बक्टा गांव की समस्याओं से हम आपको रूबरू करेंगे। इसके बाद हम ग्राम नोनार को एक प्रयोगशाला की भांति प्रयोग करेंगे और यहाँ पर एक विकास के लिए एक सोच को विकसित करके गाँव की जनता से लगातार धीरे धीरे बातें करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो प्रशासनिक स्तर पर भी हो या शासन के स्तर पर भी हो। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह जो नियम लाया जा रहा है यह स्वागत योग्य है। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस नियम के लिए लिखिए, ताकि 2 बच्चों के कानून के द्वारा जब जनसंख्या नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो साधन और संसाधन का संतुलन स्थापित हो जाएगा, युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, और जब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो वास्तव में आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जब युवा के पास रोजगार होगा तो अवसाद से ग्रसित नहीं होगा। सुशांत सिंह राजपूत अगर अवसाद से मर सकते हैं तो इतना ही चिंतन बहुत है कि अगर एक अभिनेता अवसाद की वजह से आत्महत्या कर लेता है, वो हत्या है या आत्महत्या है, अभी तक यह निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, लेकिन अवसाद शब्द जरूर चिंतन के केंद्र पर आ गया है। तो आप सोचिए कि गाँव के युवाओं में कितना अवसाद व्याप्त होगा। इस पर चर्चा करने की जरूरत है। मेन स्ट्रीम की मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से चिंतन करना ही होगा। पिछले दिनों अमर उजाला के द्वारा हम हिंदी हैं का जो वेबिनार आयोजित हुआ, वह भी एक अच्छा सराहनीय काम था कि जब ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर ऐसे वेबिनार आयोजित होंगे, गांव के लोगों में चिंतन की पराकाष्ठा बढ़ेगी, चिंतन होगा, तो वास्तव में बहुत सारा विकास मानसिक रूप से, भौतिक रूप से हो जाएगा। शिवप्रकाश पांडे जी ने भी बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी। अनुपम चौहान जी बिहार से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ विधायक जी भी जुड़े हुए हैं, आनंद शुक्ला जी, रिंकू पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। लेकिन बात मेरी यहीं समाप्त नहीं हो जानी चाहिए, आपके मन और मस्तिष्क में ये बात चलनी चाहिए, ये गाँव तक ये बात पहुँचनी चाहिए। हम एक जनपद के अंदर युवा मिल करके बहुत बड़ा विकास की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। चूँकि जब आवाज़ बुलंद हो जाती है तो विकास अपने आप धरातल पर आ जाता है। जब आवाज बुलंद हो जाती है तो सड़कों का मेंटेनेंस अपने आप हो जाता है। जब आवाज बुलंद हो जाती है तो गांव की जनता को शुद्ध पानी मिलने की बात अवश्य पहुंच जाएगा। डीके यादव जी लिख रहे हैं, हर गांव में कुछ ऐसे महानुभाव रहते हैं जो युवा, शिक्षित और जागरूक उम्मीदवार को न चुनने का भरसक प्रयास करते हैं और हमेशा एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिनकी बातों पर कार्य करे और बैसाखी के सहारे चले। बिल्कुल डीके यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि उन महानुभावों को चिंतन करना चाहिए कि आपको एक शिक्षित युवा, बेबाक, वैचारिक युवाओं को चुनना होगा, ताकि अभी तक जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों का
को सुधारा जाए, उन गलतियों को खत्म करके प्रयास किया जाए, तो वक्त हमारे पास अभी भी है कि हमारी जिंदगी कभी महामारी का शिकार ना हो जाए। क्योंकि आज जो जिंदगी महामारी का शिकार है, 100 साल बाद ये जो वायरस आया है, ये वैश्विक सत्ता के केंद्र पर है, राष्ट्रीय सत्ता के केंद्र पर है। ये चिंतन करने का समय है और यही महामारी हमें सोचने पर विवश करती है कि आखिरकार हमारी जिंदगी एक महामारी का गुलाम क्यों हो जाए, हम आखिरकार अपने ही समाज के कुछ नेतृत्वकर्ताओं के मानसिक गुलाम क्यों हो जाएं। ये चिंतन की बात है और आप सभी युवाओं के माध्यम से जनपद के प्रत्येक गांव में लगातार धीरे धीरे करके हम ऐसा काम करेंगे जो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के, पानी के मुद्दे को लेकर के, बिजली के मुद्दे को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के चिंतन किया जाएगा। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी से चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और उत्तर प्रदेश सरकार के इस नियम को लाने का प्रयास करें। शीघ्र ही यह विधानसभा में पारित हो और अतिशीघ्र ही जो आने वाला पंचायत चुनाव हो वो क्या कहते हैं अच्छे से हो और आने वाले पंचायत चुनाव में गांव के अंदर से ज्यादा वैचारिक युवा आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।